स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 के बीच के सभी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं सूचनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी दुनिया में किसानों को इनरोल करने वाली सबसे बड़ी योजना है। ये लेख है कृषि में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, उस पर देख लीजिएगा अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब यह दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। 2023 तक अब लगभग 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। राज्यसभा में कई अन्य फसलों पर भी एमएसपी की मांग उठी है। अभी वर्तमान में भारत सरकार 22 फसलों पर एमएसपी देती है और गन्ने पर यानी शुगर केन पर एफआरपी देती है। राज्यसभा के सांसदों का ये मानना है कि और भी अन्य फसलों को इसमें शामिल किया जाए। खेती में आमदनी बढ़ाने की चुनौतियां हैं बहुत सारी, भारत सरकार उसको टैकल करने का प्रयास कर रही है। ये उस पर लेख है, देख लीजिएगा। भारत में नैनो यूरिया का उत्पादन पहले से किया जा रहा था और जल्द ही नैनो डीएपी का भी उत्पादन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक नैनो डीएपी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। देखिए, सरकार का प्रयास है कि लोग मोटे अनाजों का सेवन करें और 2023 मिलेट का वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा इसको। भारत में ऊँटों की संख्या में गिरावट आ रही है, इसके कई सारे कारण हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिजली जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, इसको आर्टिकल 21 में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारे विकल्प हैं, तो वो विकल्प क्या हैं इस पर देख लीजिए। भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भारत के आम जन के विकास में बहुत सहायक रही हैं। इन्होंने आम जन के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भारत सरकार एक कानून बनाने वाली है, उसके लिए एक विधेयक लेकर आई है या बिल लेकर आई है। भारत में देश का पहला ग्रीन स्टील लॉन्च किया गया है। देखिए, ग्रीन स्टील का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टील के उत्पादन में किसी भी ऐसे चीज़ का प्रयोग ना करना जो पर्यावरण को क्षति पहुँचाए। ऐसा नहीं कि वो हरे रंग का स्टील होता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो भारत में पहले ग्रीन स्टील का उत्पादन किया जा रहा है और सार लोहा कल्याणी में ये किया जा रहा है। ठीक है, सार लोहा इसका नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा कि ग्रीन लोहा क्या है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हरे रंग का लोहा है। ठीक है। इंफ्रा के लिए पहला श्योर बॉन्ड लॉन्च किया भारत ने, देश का पहला है ये। इंफ्रा माने अवसंरचना, मतलब सड़क, बिजली, पानी या एयरपोर्ट, इस टाइप की कोई भी चीज़ों का निर्माण हो रहा है वो सब इंफ्रा में आता है। भारत का परिवहन क्षेत्र बहुत तेज़ी से विद्युतीकरण की तरफ जा रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। भारत का ये लक्ष्य है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन हो ताकि हम लोग फॉसिल ईंधन या जीवाश्म ईंधन पर निर्भर ना रहें। फॉसिल ईंधन या जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल, कोयला, ऐसे ईंधन जो ज़मीन के नीचे से या कहीं से भी निकाले जाते हैं, जो जीवाश्म के द्वारा रूपांतरित होते हैं। जैसे पेड़ पौधे या कोई भी जीव जब वो रूपांतरित होकर कोयला या डीजल में बदल जाते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अभी भारत का लक्ष्य ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं, ज़्यादा प्रदूषण ना करें। अगस्त 2027 तक भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। दिल्ली व मुंबई से दुबई भारत के 10 सर्वाधिक व्यस्त हवाई मार्ग है। देखिए, 10 सर्वाधिक व्यस्त हवाई मार्ग का सूची है ये, जिसमें सबसे व्यस्त है काहिरा से जेद्दा। और भारत का जो मुंबई से दुबई और दिल्ली से दुबई, ये 8वें और 10वें रैंक पर है। ये थोड़ा सा एक डेटा है, ऐसे नए नए डेटा से आजकल पूछ रहे हैं ये लोग, तो मेरा ये प्रयास है कि जितने भी डेटा आ रहे हैं जो यूज़फुल लगे वो आपके सामने हो, आपको कहीं जाना ना पड़े। टेलीकॉम लाइसेंसिंग में कानून आ रहा है, उस पर एक देख लीजिएगा अगर आपका मेंस है तो। जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी पर ये एक छोटा सा लेख है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जनसंख्या विस्फोट के बाद उस देश की आबादी में युवा जनसंख्या बढ़ जाती है, उसको युवा आबादी कहा जाता है। अमेरिका, जर्मनी और जापान में यह स्थिति 1950-64 में थी,
लेकिन आज वहाँ पे सबसे अधिक वृद्ध लोग हैं, जापान में सबसे अधिक वृद्ध लोग हैं। और भारत में 1980 के आसपास बेबी बूम हुआ, या बच्चों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी, या जनसंख्या विस्फोट हुआ। अभी हमारी आबादी सबसे युवा आबादियों में से एक है। तो इसको अगर सही से मैनेज किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास में बहुत सहायक होगी। देखिए, जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। ये कभी हम लोग इकोनॉमिक के टॉपिक पे आएंगे तो समझाएंगे। जीडीपी वृद्धि का मतलब होता है, या जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है कि केवल जीडीपी में बहुत सारा पैसा आना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है वो जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है उसका हर किसी पे पहुंचना। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कुछ लोग रईस हो गए तो डेटा बढ़ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के पास पैसा आ ही जाए। तो जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर जनसंख्या को सही तरह से मैनेज किया गया तो भारत के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जिसमें पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा शीर्ष पर हैं। लेकिन इसमें झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे ख़राब है। ये देख लीजिएगा, शीर्ष और सबसे ख़राब वाला ही पूछता है। और आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश का रैंक पूछ लेगा, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का रैंक पूछ लेगा। क्योंकि बिहार 20 फरवरी में होने वाला है तो उसके लिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। यह जो आंकड़ा या डेटा है यह बता रहा है कि भारत के 313 जिलों में 20% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो गया। यह बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, यह बहुत नेगेटिव है। इससे भारत के डेवलपमेंट पर और महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही खराब होते हैं। नई शिक्षा नीति के कारण भारत में शिक्षा का उदारीकरण हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है। इसके कारण क्या होगा कि भारत में ट्रांसनेशनल इनरोलमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे विदेशी छात्र भारत में आएंगे। बहुत सारे देश आप देख रहे होंगे विदेशी छात्रों को अपने यहाँ आकर्षित करते हैं ताकि वो छात्र वहाँ जाएं, पढ़ें। जब वो वहाँ जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर खर्च करेंगे, उससे उस अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उस अर्थव्यवस्था के निवासियों को लाभ होता है, क्योंकि वो छात्र वहाँ पैसा खर्च करते हैं, वहाँ के वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उससे उत्पादकों को लाभ होता है, तो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होते हैं। चाइना डॉक्टर कोटनिस के सम्मान में एक स्कूल बनाएगा। डॉक्टर कोटनिस जापान चीन के युद्ध के समय चीनी सेना में एक सर्जन के तौर पर अपनी सेवा दी थी। भारत की तरफ से एक मेडिकल टीम गई थी चीन का सहायता के लिए, तो उसमें डॉक्टर कोटनिस अपनी सेवा दी और सेवा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए चीन में उनका बहुत सम्मान है। चीन भारतीय सीमा पर लगातार आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए भारत 1700 किलोमीटर लंबी फ्रंटियर हाईवे का निर्माण करेगा। 7.2% भारतीयों के पास अपना पासपोर्ट है, जो 10 करोड़ के आसपास है। और किसी राज्य में सर्वाधिक पासपोर्टधारियों की अगर संख्या के तौर पर बात की जाए तो केरल में सबसे अधिक पासपोर्ट रखने वाले लोग हैं। इस पर शीर्ष पर केरल है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अपना उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र अपना लोकायुक्त बिल लाएगा या लोकायुक्त कानून बनाएगा। दिल्ली में अब खुले आकाश के नीचे भी रेस्टोरेंट चलाया जा सकता है, उस पर एक संशोधन किया गया है। दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का प्रयास जारी है। उसमें कितनी चुनौतियां हैं वो इस लेख में है। दिल्ली के एलजी ने ऑर्डर दिया है आम आदमी पार्टी को 97 करोड़। मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन ये प्रश्न में आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको शामिल किया गया। वैसे मेरे किसी भी न्यूज़ में पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं होते हैं, वो ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन इसको शामिल किया गया है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, तो इसको देख लेना आप लोग। कचरा प्रबंधन सही ना करने के कारण 7 राज्यों पर जुर्माना लगाया गया है। ये 7 राज्यों की सूची है। केरल में डॉक्टर के पर्ची के बिना एंटीबायोटिक बेचने पर दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, या जो मेडिकल हॉल वाला है जो फार्मास्यूटिकल को बेचता है, जिसको इसके लिए लाइसेंस दिया गया है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शराबबंदी, देखिए बहुत सारे राज्यों में शराबबंदी लागू किया गया है, गुजरात, बिहार, लेकिन फिर भी बिहार में या गुजरात में कई बार जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु की न्यूज़ आती रहती है। तो ऐसे परिस्थिति में इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। इस पर एक लेख है, संभवतः प्रश्न बन जाए, क्योंकि जब भी ये मुद्दे चर्चा में होते हैं वहाँ से प्रश्न आ ही जाता है। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश दिया है कि 50 साल पुराने सभी पुलों का ऑडिट होगा। देखा जाएगा कौन सा कितना मजबूत है। हमको लगता है कि देश के सारे पुलों का ऑडिट कर लेना चाहिए।
बंगाल पुलिस में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति की जाएगी विशेष आरक्षण के तहत। बंगाल के दीघा समुद्र तट पर बनेगा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय। कश्मीर में जब बर्फ़ पड़ता है तो उसको चिल्लाई कालन कहते हैं 40 दिन का। उसी के दौरान एक पारंपरिक समारोह फेहरान का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फेहरान। ताड़ के पत्तों पर हाथों से लिखे गए लेख का एक म्यूज़ियम या संग्रहालय केरल में बनाया गया है, जहां पर ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिससे इतिहास को समझा जा सके या देखा जा सके। रामादेवरा बेट्टा को दक्षिण का अयोध्या के तौर पर विकसित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक समन्वित स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य अवसंरचना में एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। अगर आप कोई पेड ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, मतलब कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आप पैसे का भुगतान कर रहे हैं, तो वहाँ पर उम्र का सत्यापन करना अब ज़रूरी हो जाएगा। पहले क्या होता था कि बच्चे अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो घर वालों का पैसा लेकर पैसा कटवा देते थे, घर वालों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनको सत्यापन करना होगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। भारत सरकार का लगातार प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, में विस्तार किया जाए और 5 अस्थायी सदस्यों में भारत को भी शामिल किया जाए ताकि 6 अस्थायी सदस्य हो जाए। इस पर भारत का बहुत ज़्यादा प्रयास है। अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि श्रीमती कंबोज जी ने कहा है कि अगर यूएनएससी का सही से विकास नहीं किया गया, अगर इसको प्रासंगिक नहीं बनाया गया, क्योंकि भारत के बिना इसकी प्रासंगिकता तो है नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर यूएनएससी में शामिल ही नहीं है तो वो उसको प्रासंगिक नहीं बनाता ना। तो अगर उसको शामिल नहीं किया गया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी और उसको G20 रिप्लेस कर देगा। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर लगातार चर्चा बनी हुई है। भारत सरकार का लगातार प्रयास है कि इसका विस्तार किया जाए, भारत को वीटो पावर दिया जाए। 3 देशों के 6 अल्पसंख्यकों को अब भारत की नागरिकता लेने में सहजता होगी। 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी प्रताड़ना होती है क्योंकि वहाँ वो अल्पसंख्यक हैं। इस कारण वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया सहज की जा रही है या आसान की जा रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत सांस्कृतिक रूप से इन तीनों देशों से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं, तो अभी भी सांस्कृतिक जुड़ाव है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के स्वायत्तता को जानने के लिए, उसकी प्रक्रिया को जानने के प्रयास किया है या जानना चाहा है। इस कारण ये चर्चा का विषय है। इस पर एक लेख है, देख लीजिएगा अगर आपका मीन्स है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट की सूची में 3 और भारतीय स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे भारत के अब कुल 52 स्थल इसमें शामिल हो गए हैं। इसमें गुजरात का वाडनगर टाउन और मोढेरा का सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के उनाकोटी के पाषाण स्थापत्य कला को भी शामिल किया गया है। भारतीय नेवी में वागीर सबमरीन या पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया है। यह कुल 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों में से 5वां है। तो अभी एक और आएगा, इसको फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है या बनाया जा रहा है। तो वागीर नाम याद रखिएगा, ये 5वां है। इसके पहले जो अन्य 4 हैं वो INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज और INS वेला है। तो ये 4 के अलावा ये 5वां है, याद रखिएगा। हिंद महासागर को समुद्री डकैतों से मुक्त कर दिया गया है, अब यह व्यापार के लिए सुरक्षित है। और भारत और जापान में पहला संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास होगा। इसका नाम है वीर गार्डियन। साहित्य अकादमी अवार्ड घोषित कर दिया गया है। अनुराधा राय को इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और हिंदी का बद्री नारायण को मिला है और उर्दू का अनीस अशफाक को मिला है। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा भारत सरकार द्वारा, ताकि किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके। भारत में अंगदान अभी भी बहुत कम है। अंगदान का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति का किसी भी आकस्मिक कारण से अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में जो उपयोगी अंग हैं उसको किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित कर उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये अंगदान बहुत लोगों के जान बचा सकता है, जीवनदायी है, लेकिन भारत में बहुत कम है। स्पेन में ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अगर
इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब भारत में इसके लिए जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है और हो सकता है भविष्य में भारत भी उस कंडीशन में पहुंच जाए कि किसी अंग के कमी के कारण किसी की मृत्यु ना हो, अगर प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो तो। भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है और भारत के बनाए पॉलिसी पर या नीतियों पर विकसित देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का महत्व भी बढ़ रहा है। तो इसी पर जो G20 में भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त हैं अमिताभ कांत, उनका एक इंटरव्यू देख लीजिएगा। G20 का लोगो का उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारत का G20 पे मुख्य केंद्र का विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ को मैंने भी आपको बता दिया कि क्या है, कि हर व्यक्ति के पास पहुँचे वही डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम केवल उतने ही संसाधनों का उपयोग करें कि भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे हों। मतलब कि हम उतने ही पेड़ काटें ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी पेड़ बचा हो। ऐसा ना कि हम लोग सारा पेड़ काट के ख़त्म कर दें, भावी पीढ़ी के लिए पेड़ ही ना बचे, संसाधन ही ना हो। सारा कोयला हम लोगों ने खोद के निकाल लिया, कोयला ही ना बचे, तेल ही ना बचे। हाँ, तो संसाधनों का केवल उतना ही उपयोग करें जितना कि भावी पीढ़ी के लिए भी उपयोग के लिए बचा हो। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय पर ये एक लेख है, देख लीजिएगा। ये गुड गवर्नेंस पर एक लेख है, इसे भी देख लीजिएगा अगर आपका मीन्स है तो। द रोल ऑफ इंडिया, पूरे दुनिया में भारत की क्या भूमिका है, इस पर शशि थरूर का एक लेख है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो देखिए, हिंदी मीडियम है तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ये यह समझा रहे हैं कि भारत की क्या भूमिका है पूरे विश्व में। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र पर ये लेख है, उसमें कैसे कोयला के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। वह सस्ता होता है लेकिन उसके कारण फ्लाई ऐश या जो राख है उसका उत्पादन होता है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी होता है। तो इस पर ये लेख है, देख लीजिएगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो छुट्टी हुई है ठंडियों की, उसमें कोई भी बेंच नहीं बैठेगा, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट क्लोज है। उस पर ही एक लेख है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों पे बहुत सावधानी से टैकल करें। अगर सावधानी से उसको लिख लेते हैं तो नंबर अच्छा मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो नंबर अच्छे से कट भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की बहुत प्रख्यात फेमिनिस्ट हैं या महिला अधिकारवादी महिलाएं हैं तस्लीमा नसरीन, इन्होंने लेख लिखा है कि पितृसत्ता के क्या खतरनाक परिणाम हैं और क्या हो सकते हैं, देख लीजिएगा। वैसे ये महिला वाले पार्ट में ये बहुत यूज़फुल है, अगर आप महिलाओं पे लेख लिखते हैं तो ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। भारत में औद्योगिक नीतियों पर एक लेख है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या शहरी सहकारी समितियों को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए भारत सरकार ने एक ऑप्शन दिया था, जिस पे शहरी सहकारी बैंकों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और ऐसा क्यों है उस पर एक लेख है, देख लीजिए। भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में यह बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 32 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा प्रचलन में है। मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कुल 32 लाख करोड़ रुपए के नोट या जो भारतीय करेंसी है रुपया, उसका प्रचलन है। सेबी या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि 5 साल में प्रति व्यक्ति $5 का निवेश करें। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का राह पर है और 47 तक यानी 2047 तक माना जा रहा है कि यह 30-40 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे। देश के कई राज्यों के बीच 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की होड़ है। 1 लाख करोड़ का मतलब $1 ट्रिलियन। अभी हाल ही में 2030 तक $1 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य घोषित किया तमिलनाडु ने। महाराष्ट्र ने भी ऐसा लक्ष्य घोषित किया है और जल्दी ही यूपी भी ऐसे लक्ष्य घोषित करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारत के 10-12 राज्य 1-1 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है तो 2040 तक 20-30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होना बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अगर भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होना है या विकसित देश बनना है तो 2 दशक यानी 20 वर्ष तक लगातार 9% की औसत विकास दर चाहिए।
अगर इतना हो जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने बताया है कि भारतीय मौद्रिक नीति सब्जियों के मूल्य के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसी मौद्रिक नीति बनाई जाए जिस पर सब्जियों के मूल्य का प्रभाव कम हो। पूरी दुनिया में इस समय चर्चा यही है कि किस तरह से जो बड़े बिजनेस हैं उन पर टैक्स कम किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। 30, 40, 50% तक टैक्स है। सेस को जोड़कर कभी कभी 40-50% तक टैक्स होता है। तो उस चीज़ को कम किया जाए ताकि व्यापार में वृद्धि हो, देश की अर्थव्यवस्था में विकास हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकास हो, क्योंकि विकास होगा तो धीरे धीरे ही सब जगह मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टैक्स से क्या होता है कि विकास में बाधा होता है। इस पर ये एक लेख है कि किस तरह से टैक्स को घटाया जाए। तो लघु वित्त बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो निजी बैंक को किस तरह से टक्कर देंगे। टक्कर देने का सीधा मतलब समझिए कि आम जनता तक कैसे अपना पहुंच बनाते हैं, या फिर कम आय वाले व्यक्ति तक वित्त की पहुंच यानी ऋण देना या ऐसे सुविधाएं देने में ये कितना सक्षम होते हैं, ये इसी का ये मतलब है। तो ये देख लीजिएगा, मेंस में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। कोविड-19 के कारण चीन में इस समय महामारी मची हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत के जो छोटे उद्योग हैं वो बहुत चिंतित हैं। तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए सरकार अलर्ट है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो छोटे उद्योग हैं ना, वही उनकी असली रीढ़ होती है। खासकर भारत में तो स्पेशली अगर आप देखेंगे, कृषि के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र लघु उद्योग ही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का प्रयास है कि जो छोटे उद्योग हैं या जो लघु उद्योग हैं उनको किस तरह से इस महामारी से बचाया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा सीधा मतलब समझिए ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको नया किया जा सकता है, जो नवीकरणीय हो, ठीक है, जो रीयूजेबल हो, जिसका पुनः उपयोग किया जा सके। जैसे सोलर एनर्जी, भाई सूर्य तो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो जब तक सूर्य है तब तक सोलर एनर्जी लेते रहिए। जैसे विंड एनर्जी, जब तक हवा है तब तक विंड एनर्जी लेते रहिए, पवन ऊर्जा लेते रहिए। भूतापीय ऊर्जा, जब तक ज़मीन के अंदर गर्मी है तब तक ऊर्जा लेते रहिए। धरती ख़त्म हो जाएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जब धरती ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे बल्ब जलाने के लिए तो रहेंगे नहीं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय हो, जिनका पुनः उपयोग हो सके, उस क्षेत्र में भारत में $25 अरब आने की योजना है। ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड का ही एक रूप है जिसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर मार्केट से लिया जाता है, जिससे कि हरित प्रौद्योगिकी या ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके, प्रदूषण मुक्त उत्पादन किया जा सके। तो अब क्या हो रहा है कि ग्रीन बॉन्ड डॉलर में लिया जाता था, अब उसको भारतीय रुपए में भी लिया जा सकता है, और ये निजी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत का एक प्लान है कि कार्बन मार्केट को स्टेबल बनाने के लिए एक फंड बनाया जाए, जिससे कि कार्बन का व्यापार अच्छे से किया जा सके, प्रॉपर लाभ मिले उसका। कार्बन मार्केट क्या है उस पर ये लेके देख लीजिएगा। कार्बन मार्केट का सीधा मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए बस है, उसमें 100 यूनिट कार्बन का उत्पादन हो रहा है, और अगर उस बस को इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो वो 100 यूनिट कार्बन का उत्पादन नहीं होता है, तो उसी के बिहाफ में आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाता है, तो आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। उसको खरीदता कौन है? जो लोग ज़्यादा कार्बन को उत्सर्जन कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इससे उनका भी बैलेंस हो जाता है और आपको धन लाभ भी हो जाता है। यही कार्बन मार्केट है। इसको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए, बीमा वाहक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक होगा, जो उस ग्राम पंचायत में बीमा को बेचने का या लोगों को उसकी सूचनाएं देने का कार्य करेगा। सेबी ने 7 और कृषि उत्पादों के ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि इनका मूल्य बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। विदेश में बढ़ रही है खाद्य पदार्थों की मांग। इसका कारण क्या है? इसका कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि यूक्रेन और रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। उनमें युद्ध चल रहा है तो वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बचा कौन विकल्प? भारत जैसे देश बचे। इस कारण भारतीय खाद्य उत्पादों का मांग पूरी दुनिया में बना हुआ है। भारतीय उद्योग संघ या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का मानना है कि सब्सिडी और आयात प्रशुल्क पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि प्रतियोगी बनना होगा। इसका मतलब क्या है
कि जो वैश्विक उत्पाद हैं उनके बराबर बने रहने के लिए भारत सरकार भारतीय उत्पादकों को सब्सिडी देती है ताकि उनका उत्पादन सस्ता बना रहे। वहीं विदेशों से आयातित सस्ते उत्पादों से भारतीय उत्पादकों को हानि ना हो, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रशुल्क लगा दिया जाता है। प्रशुल्क का मतलब आयातित वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसके कारण क्या होता है, वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो भारतीय उत्पादकों को हानि नहीं होती। लेकिन ऐसी परिस्थिति से भारतीय उत्पादक बहुत ज़्यादा प्रतियोगी नहीं बन पाते, अपना डेवलपमेंट नहीं करते। तो CII का कहना है कि आप अपना विकास करिए, ना कि ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों पर निर्भर रहिए। बस ये यही कहना है। IGX या भारतीय गैस एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX लॉन्च की है, जिसमें गैसों की कीमत को दिखाया जाएगा या दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो IGX याद रखिए और IEX याद रखिए, दो टर्म्स याद रखिएगा। फर्स्ट बुलियन बोर्ड्स स्ट्रगल टू साइन। देखिए इसका मतलब क्या है, जो भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है, उसमें सही से व्यापार नहीं हो रहा है प्रॉपर। बुलियन क्या होता है? बुलियन का अर्थ होता है महंगे धातु। तो इनका एक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से बुलियन का एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में गिफ्ट सिटी में बनाया गया है, लेकिन यह बहुत अभी प्रचलन में नहीं है या बहुत सक्सेस नहीं है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन प्लेटफॉर्म है। RBI के गवर्नर शशिदास कांत का कहना है कि जो निजी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन टाइप की, जिस पे किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है, वह आने वाले वित्तीय संकट का कारण हो सकती है या उसको ट्रिगर कर सकती है। जो वित्तीय संकट है उसको बढ़ा सकती है। यह लेख है कि कैसे सुधार के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसी पर ये लेख है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कुछ चुनौतियां हैं, उस पर ये लेख है, देख लीजिएगा। मंदी, महंगाई और मेहनताना। मंदी का मतलब है किसी भी अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन प्रक्रिया मंद हो जाए या धीमी पड़ जाए किसी भी कारण से, उसे मंदी कहा जाता है। महंगाई का मतलब सीधा इन्फ्लेशन होता है, जब मुद्रा की कीमत गिर जाए या वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए। मेहनताना का मतलब सीधा सीधा है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं या जो श्रम दे रहे हैं उसके बदले में जो आपको पारिश्रमिक प्राप्त हो रही है या जो आपको सैलरी मिल रही है, वही मेहनताना है। उस पर ये लेख है कि कैसे इनमें बैलेंस बनाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे करना है। महंगाई को नियंत्रित करने में चुनौती है, उस पर ये लेख है। महंगाई का सीधा मतलब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होता है। कामगारों की उपलब्धता से अधिक अहम होगी गुणवत्ता। सीधा सीधा मतलब समझिए कि केवल एक श्रमिक की ही उपयोगिता नहीं होती है, एक श्रमिक के साथ साथ उस श्रमिक के स्किल की भी उपयोगिता होती है। अगर उसके पास कोई विशेष स्किल नहीं है तो उसकी उपयोगिता बहुत सीमित होती है। उस पर ये लेख है कि GST कमेटी की एक बैठक हुई है जिसमें कई सारे सुझाव दिए गए हैं, उसी पर एक लेख है, देख लीजिए। कुछ लोग का मानना है कि 2023 वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, तो उस पर ये लेख है। दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा रेट्स में वृद्धि के कारण वैश्विक संकट या वैश्विक आर्थिक संकट बढ़ने की संभावना है। रेट्स का मतलब होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसके कारण ऋण महंगे हो जाते हैं, मुद्रा महंगी हो जाती है, अर्थव्यवस्था से लिक्विडिटी समाप्त हो जाती है। तो इस कारण संभावना है कि वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए या उसका रिस्क बढ़ रहा है। वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, देखिए ये US में ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें विद्युत उत्पादन कंपनी एक निश्चित मूल्य पर किसी क्रेता को बिजली बेचने के लिए सहमत हो जाती है और वो उसको कई तरह से अपने हित के लिए उपयोग करते हैं, ये वही है। भारत में अभी इसका उपयोग नहीं है। मॉन्ट्रियल में जैव विविधता से संबंधित COP15 का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें भारत द्वारा जैव विविधता संरक्षण कोष की मांग की गई है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। EU रीचेस डील ऑन इमिशंस ट्रेडिंग सोशल क्लाइमेट फंड। देखिए इसका सीधा मतलब ये समझिए कि यूरोपीय यूनियन ग्रीन हाउस गैस के ट्रेडिंग या व्यापार के लिए एक फ़ंड बनाया है, उस पर सहमति जाहिर कर दी है। ग्रीन हाउस गैस का व्यापार का मतलब समझिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन क्रेडिट का कैसे व्यापार किया जाता है, वैसे ग्रीन हाउस गैस के लिए है। मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर आयोजित COP15 में 30%
भूमि और जल को संरक्षित करने पर सहमति बन गई है। भारत का चिपको आंदोलन विश्व के नज़रिए को परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उस पर ये लेख है, देख लीजिएगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी पे COP15 हो रहा है, उसमें कई सारे नए नए फ्रेम आ रहे हैं, फंड आ रहा है, 30% भूमि को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी पर ये लेख है। देखिए, जलवायु नुकसान जो हो गया उसकी भरपाई इतना सहज नहीं है, वो मुश्किल है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति रखी जाए तो बहुत हद तक किया जा सकता है। उस पर ये लेख है, देख लीजिएगा। प्लास्टिक किस तरह से एक समस्या बना हुआ है, उस पर ये लेख है। धरती से कीट खत्म हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं या विलुप्ति की ओर जा रहे हैं, जिससे पूरे जीवन पर संकट बन गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीट जीवन को बनाए रखने में बहुत तरह से सहयोगी हैं। जैसे पेड़ पौधों के परागण में कीटों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। परागण होती है तभी फल का उत्पादन होता है, उसके बाद ही जीवन का संचालन होता है। अगर पेड़ पौधे ना हो, फल का उत्पादन ना हो, तो उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी नहीं बचेंगे। जब शाकाहारी नहीं बचेंगे तो उस पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी नहीं बचेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा अगर कीट ख़त्म हो जाते हैं तो। देखिए, क्लाइमेट चेंज पर एक लेख है, देख लीजिएगा। यह लेख रेन फॉरेस्ट या वर्षा वनों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि कैसे वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट वैश्विक इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के लाभदायक हैं। भारत सरकार द्वारा 13 फसलों के GM बीज तैयार करने का कार्य जारी है। अभी केवल सरसों के फसल का GM क्रॉप बन पाया है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन में BT कॉटन है। यह भी एक GM क्रॉप है जिसमें बैसिलस थेरोन्जाइम नामक बैक्टीरिया का क्राइजीन डाला गया है, जिससे यह कपास एक ऐसे रसायन का उत्पादन करता है जिससे गोल कृमि मर जाते हैं, जिसके कारण कपास के फसलों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ विशेष गुण युक्त फसलों का निर्माण किया जाएगा। गूगल का मानना है कि उसके साइबर सिक्योरिटी से संबंधित समस्या को हल करने में भारतीयों का विशेष योगदान रहा है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह छात्रों के अध्ययन के अनुभव को बढ़ाएगा। उस पर यह लेख है, देख लीजिएगा। देखिए, यह लेख है कि अगर भारतीय न्याय व्यवस्था में AI का प्रयोग किया गया तो लंबित मामले या पेंडिंग केसेस को बहुत तेज़ी से हल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल ये है कि अब गूगल भारत के हर ज़िले की भाषा को समझ सकता है। गूगल AI पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं बहुत साफ दिखती नहीं हैं, तो उनको सही करने में या उसके इलाज में सूर्य की रोशनी की विशेष भूमिका है। इस पर ये लेख है। देखिए, प्रलय एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, जो सतह से सतह पे मार करती है। आप जब भी मिसाइल का नाम सुनते हैं तो उसमें दो तरह के टर्म यूज़ होते हैं, एक बैलिस्टिक, दूसरा क्रूज। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जो परवलयाकार चलती है। मतलब मिसाइल का फायर होगा तो ये ऐसे चलेगी, इस रास्ते से चलेगी और फिर अपने लक्ष्य के आसपास गिरेगी। ये एग्जैक्ट हिट नहीं करती है। कुछ मिसाइल आधे दूर तक कंट्रोल्ड होते हैं, इतने दूर तक, इसके बाद अनकंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंट्रोल होंगे और यहाँ तक अनकंट्रोल्ड होंगे, और वो एक राउंड फिगर में गिरते हैं, एक फिक्स एरिया में नहीं गिरते। दूसरी तरफ एक क्रूज मिसाइल है जो सतह के बिल्कुल समानांतर चलता है। उसमें अगर सेट कर दिया जाए तो बिल्कुल अपने लक्ष्य को एकदम बिल्कुल पॉइंट पर भेदेगा। बीच में अगर कोई पौधा आ जाता है तो यह उसी पौधे के अनुरूप अपना मार्ग बदल लेगा, और ये पूरा फुली कंट्रोल्ड होता है, जहाँ चाहे वहाँ दिशा बदल सकता है। भारत की सबसे प्रसिद्ध और सफल क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है और निर्भया भी क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा सभी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट को एक लेटर लिखा है या खुला पत्र लिखा है कि सैटेलाइट की अनियंत्रित री एंट्री के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भविष्य में बहुत सारे समस्याओं को जन्म भी देंगी। उस पर ये लेख है, देख लीजिएगा। मंगल पर इनसाइट लैंडर भेजा गया था, उसका समय समाप्त हो गया नासा के अनुसार।
क्वांटम के क्षेत्र में सफलता के लिए अनुसंधान या रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। क्वांटम का अर्थ होता है परमाणु के स्तर पर अध्ययन या कार्य करना। नई तकनीक ज़्यादा नौकरियां उत्पन्न करेंगे, उस पर यह लेख है। डिजिटल मार्केट के विनियमन से संबंधित कानून पर संसद के स्टैंडिंग कमेटी ने एक सुझाव दिया है। इस सुझाव में बड़ी तकनीकी कंपनियों पर कुछ सख्त कानून बनाए जाएंगे जिससे कि आम जनता के हितों को प्रभावित ना कर सकें ये कंपनियां। इसी कानून पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई का कहना है कि ये कानून बहुत संतुलित हो, बैलेंस हो, ताकि देश में इनोवेशन या नवोन्मेषण में बाधा ना बने और उनमें सहायक हों। आरबीआई ने डिजिटल फाइनेंस या डिजिटल वित्त से संबंधित कुछ नियम बनाए हैं जिसमें अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, उस पर यह लेख है। यह लेख स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे लोगों से संबंधित है जो स्वास्थ्य के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी महारत हासिल किए हुए हैं। असल में होता क्या कि जो नई नई तकनीकें आ रही हैं स्वास्थ्य की जांच के लिए, तो उसमें जो मशीन बनाया जा रहा है तो वो तो इंजीनियर के बिना संभव नहीं है, लेकिन उस इंजीनियर को बायोलॉजी का या स्वास्थ्य के संबंधित जानकारियाँ भी होनी चाहिए। उसी पर ये लेख है, देख लीजिएगा। धरती पर ही बनेगी सूरज जैसी ऊर्जा या संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित लेख है। इसमें होता क्या है कि दो हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। इस दौरान जो मास का क्षय होता है या द्रव का जो क्षय होता है उसके कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है या बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसमें ईंधन के रूप में ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है और सूर्य में भी ऊर्जा का स्रोत यही संलयन है जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। अगर धरती पर इसे बनाया जाएगा तो जिस संयंत्र में बनाया जाएगा उसको टोकामक कहा जाता है। और विखंडन से संबंधित संयंत्र को रिएक्टर कहा जाता है। यह भी फ्यूजन से संबंधित लेख है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित लेख है। इसमें बताया गया है कि अगर निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता किया जाए तो भारतीय स्वास्थ्य इंफ्रा में सुधार हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि श्रीमती रुचिरा कंबोज ने कहा है कि अगर यूएन में सुधार नहीं किया गया तो उसका स्थान कोई अन्य संस्था ले लेगी। इनका सीधा सीधा संकेत G20 की तरफ है कि अगर यूएनएससी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं किया गया तो उसको रिप्लेस कर देगी G20 जैसी संस्थाएं। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन फरवरी में होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के ट्रेड यूनियनों पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने क्रिसमस के समय हड़ताल की घोषणा की है। इससे आम जनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके निदान के लिए वह सेना का प्रयोग करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल चार्ज लगेगा। उन्होंने हारने के बाद बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। इलन मस्क सही उत्तराधिकारी मिलते ही ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे। सऊदी अरब में छात्राएं अबाया नहीं पहन सकती, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अबाया एक परिधान है जो पूरे शरीर को ढकता है। एक तरह से समझ लिए भारत में बुर्के की तरह होता है। तो केवल आप अबाया समझ रही कि क्या है, ये परिधान है, टर्म्स पूछ लेता है। हथियारों के व्यापार से संबंधित एक रिपोर्ट सिप्टी द्वारा जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि अमेरिका अभी भी हथियार का सबसे बड़ा उत्पादक है या निर्माता है। उसके बाद चीन है, फिर रूस है। जापान ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुर्घटना के बाद यह घोषणा की थी कि 2030 तक वो अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर देगा, लेकिन अब उसने इस नीति में परिवर्तन कर लिया है। ऐसा इसलिए ताकि ऊर्जा के उत्पादन में प्रदूषण ना हो, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रदूषण बहुत कम होता है या सीमित होता है, जिसको नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। यह लेख जनसंख्या संबंधित है कि कोरिया में बढ़ती आबादी को कैसे इन्होंने मैनेज किया है, देख लीजिएगा। यह लेख इंडो पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित है
जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के क्षेत्र में या इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव और इस क्षेत्र में बढ़ते हुए सैन्य टेंशन पर बात की गई है। यह एक नए परिवर्तन पर चर्चा कर रहा है और हो सकता है कि आईआर में यहाँ से प्रश्न आ जाए। सऊदी अरब में चीन की पैठ बढ़ रही है, वह कई तरह की समस्या कारण बन सकता है भारत के लिए, तो यह भी आईआर के पेपर में महत्वपूर्ण है, एक बार इसको देख लीजिएगा। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर द्वारा एआई की सहायता से एल्गोरिदम के द्वारा एक कृत्रिम चेहरा या फेक चेहरा बनाना, एक फर्जी चेहरा बना देना और एक फर्जी आवाज़ बनाना और उससे गलत इन्फॉर्मेशन या गलत सूचनाएं फैलाना, यही डीप फेक है। और चीन इसको कैसे रेगुलेट कर रहा है उस पर ये लेख है। और देखिए किस तरह से कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। सोचिए एक अननोन चेहरा या अनजान चेहरा और एक अनजान आवाज़ कोई ऐसी कहानी बता दे जिससे पूरे देश में संकट उत्पन्न हो सकता है। सोचिए कोई ऐसा चेहरा बना दे अनजान और अनजान आवाज़ से कुछ बोले कि अरे ये हो रहा है, या ऐसी धार्मिक संकट उत्पन्न हो गई या जातीय संकट उत्पन्न हो गई, उससे पूरे देश में दंगे फैल सकते हैं या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उस पर ये लेख है, देखिएगा। देखिए फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हो गया है जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और इंजो फर्नांडेज को बेस्ट यंग प्लेयर घोषित किया गया है। मेसी को गोल्डन बॉल मिला है। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लोब दिया गया है और मबापे को गोल्डन बूट दिया गया है। ये फीफा के प्राइजेज़ हैं या फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्राइजेज़ हैं। अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा है, लेकिन विजेता होने के बाद भी अर्जेंटीना अभी दूसरे रैंक पर है और ब्राज़ील अभी पर शीर्ष पर बना हुआ है। तो आज इतना ही। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इतना याद रखिएगा कि जो भी मैंने बनाया है ये बहुत ही सीमित है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली 4 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, तो 7 दिन में आपका 14, 15 या 20 घंटा चला जाता है। वो 20 घंटे को मैं 1-1.5 घंटे में ले आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ तो मिलेगा। हाँ, इसमें जो आर्टिकल्स हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप वनडे वाले हैं, अगर आप यूपी SSSC या प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना देख लीजिए, आपका मोटा मोटी काम हो जाएगा। हम इसकी गारंटी तो नहीं देते कि सारा प्रश्न इसी से आ जाएगा, लेकिन इतना मान के चल रहे हैं कि अधिकांश प्रश्न आ ही जाएंगे, या फिर जो बाकी मैगज़ीन है उसमें जो चीज़ें मिलेंगी वो इसमें भी मिल जाएंगी। मेरा पूरा प्रयास यह है कि आपको और कोई मैगज़ीन ना पढ़ना पड़े, कोई न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े, इतने से आपका कार्य हो जाए। बस यूपीएससी या कोई मेंस की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको लेख पढ़ना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। अगर उसको मैं पूरा कवर करूँगा तो ये वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा, उतना संभव नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।